लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार से। राष्ट्रपति ने उस दिन केंद्रीय कक्ष में भाषण दिया। उनका पहला भाषण था। केंद्रीय कक्ष उत्साह से भरा हुआ था, उत्साह छलक रहा था। जिन्हें बैठने की जगह मिलना चाहिए थे वो खड़े हुए थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मान रहा था। जब पैमाना लबालब होता है तो थोड़ा छलक ही जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे भरोसा किसी के पास आपने शिकायत नहीं की होगी। हम भविष्य में और अच्छा इंतजाम करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पहला भाषण, और उन्होंने गांधी जी को उद्धृत किया। भ्रष्टाचार के दानव से लड़ने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन काल में क्या कहा था, हत्या के पहले क्या कहा। भ्रष्टाचार का दानव, वो दानव आज हमें निगलने जा रहा है। प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण तो अधिकांश भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। मैं उसे उद्धृत करना नहीं चाहता, मैं लाया हूं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समाप्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। श्री गुजराल, सत्याग्रह की कल्पना अच्छी है, ये गांधी जी से ली है। लेकिन गांधी जी किसी दूसरे को सत्याग्रह करने के लिए कहते थे तो साथ साथ उस सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए स्वयं भी आगे बढ़कर मैदान में आते थे। कैसे सत्याग्रह होगा, कौन से कदम उठाए जाएंगे? अभी तक क्या हुआ है? 15 अगस्त को बीते हुए हो गई, दिन बीत गए। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई सेल बना है, सेल। जब पूरा शरीर कैंसर से ग्रस्त हो तो एक सेल को बनाने से या बचाने से क्या होने वाला है? वो सेल क्या करेगा मैं नहीं जानता। हमें आशा करनी चाहिए कुछ करेगा, लेकिन कथनी से नहीं, करने से लोगों के खोए हुए विश्वास को फिर से पाया जा सकता है। मैंने एक लेख पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, एक अंग्रेजी दैनिक के में, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के सीबीआई द्वारा परीक्षित मामले 149 मामले ऐसे हैं जो मार्च 1997 के बाद आए हैं, और जिनमें सीबीआई प्रधानमंत्री के सचिवालय से या तो चार्जशीट दाखिल करने के लिए या मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांग रही है, और अनुमति नहीं मिल रही। 194 मामले ऐसे हैं। मैं जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचार के मामलों में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। उन्होंने गलत नहीं कहा। जहां जहां लोकतंत्र है वहां भ्रष्टाचार पनपने लगता है। जहां जहां फूल खिलते हैं वहां जंगली घास पैदा होने का खतरा रहता है, लेकिन कुशल माली जंगली घास को काटता रहता है। हमने अपनी आंखों से देखा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा और उपराष्ट्रपति को भी पद छोड़ना पड़ा। जापान के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा। कोरिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिन्हें मृत्यु का दंड दिया गया है। इटली में मंत्री जेल गए। यहां भी कदम उठाए गए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कदम धीरे धीरे उठाए गए हैं, सहमे हुए उठाए गए हैं। सत्ता के समीकरण पर उसका क्या असर होगा, ये पूरी तरह से आंकते हुए उठाए जा रहे हैं। ये सत्ता का खेल नहीं है, ये राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का सवाल है, गणतंत्र की मर्यादा को कायम रखने का प्रश्न है। लोकपाल बिल का विधेयक क्या हुआ मैं नहीं जानता, क्यों देर लग रही है? खुली चर्चा होना चाहिए। यह भी सुझाव आया है कि जो राजनेता है वो अपनी संपत्ति
अपनी संपत्ति का पूरा विवरण दें। सब कुछ लोगों के सामने आना चाहिए। और अपनी संपत्ति का विवरण काफी नहीं होगा, अपने रिश्तेदारों की संपत्ति का विवरण देना भी बहुत जरूरी है। इंडियन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वाइंस्टाइन की थियरी नहीं, एक इंडियन थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। सबसे पहले रिश्तेदार, कोई राजनेता चुनकर आता है तो थोड़े दिनों में उसके सगे संबंधी मालदार कैसे बन जाते हैं, ये रहस्य मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। क्या लक्ष्मी राती रात में प्रसन्न हो जाती है, या पराक्रम प्रकट हो जाता है? मैं नहीं जानता मुलायम सिंह जी क्यों मुझे टोक रहे। आपने अपना परिवार बनाया ही नहीं। लेकिन मैंने परिवार नहीं बनाया, इसलिए मैं उस भाव नहीं दे रहा हूं। लेकिन जिन्होंने परिवार बनाया है वो किस तरह से रिश्तेदारों को अनुग्रहित करते हैं, ये मैंने देखा है। इस पर रोक लगाने के लिए। जी हां, जब हम भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो फिर राजनेता से लेकर नीचे तक आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अगर राजनेता निष्कलंक नहीं होंगे, अगर राजनेताओं का जीवन पारदर्शी नहीं होगा, तो अफसरों से कहना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन वो नैतिक बल नहीं आएगा जिस नैतिक बल के आधार पर समाज बदला जाता है, व्यवस्था बदली जाती है। ये केवल कानून बनाने का मामला नहीं है। लोकतंत्र एक वातावरण की मांग करता है। लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है और वो लोकतंत्र दांव पर लगा है। अध्यक्ष महोदय, आपने आह्वान किया है हम स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ें, ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें न भय हो, न भूख हो, न भ्रष्टाचार हो। ऐसा भारत हमारे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहा है। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और दावा ठीक भी है, संख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे सदन की लॉबी में बैठकर देखे, जिस दिन हमारे सदस्य पूरे जोर में हों, हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या राय बनाएगा। मैंने सभी नेताओं को, सदन में अलग अलग दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा है। मैं वर्षों से इस सदन में मांग करता रहा हूं कि अगर बाहर के वातावरण को हमें प्रभावित करना है तो इस सदन को हमें ठीक तरह से चलाना चाहिए, शालीन तरीके से चलाना चाहिए। कोई भी सरकार, क्या जरूरी है कि प्रश्नकाल में शोर शराबा शुरू कर दिया जाए? प्रश्नकाल तो सदस्यों का काल है। मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके बिना खबर नहीं बनती है। मगर हम लोकतंत्र से बेखबर हो रहे हैं। मैंने सुझाव रखे, 3 सुझाव रखे। प्रश्नकाल में उपद्रव नहीं होना चाहिए और किसी को वेल में नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपका रोष मैंने देखा। मैं 57 से हूं। कभी कभी इच्छा होती है कि सदन में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन न दैन्यम न पलायनम, हम भाग तो नहीं सकते, मगर ठीक तो कर सकते। क्या ये जरूरी है कि सदन में बिना वेल में बिना जाए खबर नहीं बनेगी? बनाना चाहिए। मीडिया को भी इस बात की आदत डालना चाहिए। नौजवान क्या कहेंगे, नई पीढ़ी क्या कहेगी, विधानमंडलों में क्या हो रहा है, चप्पलें फेंकी जा रही है, किसी को मुर्दा बनाकर ले आए और टेबल पर लिटा दिया। मैं एक दल को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अपने दल से भी जूझता रहा हूं इस सवाल पर। श्री चटर्जी वो शायद जानते हैं, लेकिन मैं हार मान लेता हूं। वो कहते साहब और तो रोकते नहीं। अरे और नहीं रोकते तो आप तो रुकिए,
मगर सब मिलकर सामूहिक फैसला कर सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा अगर होना है तो उसका आरंभ सदन से होना चाहिए, हमारे अपने व्यवहार से होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आज वो सत्ता में है, वो तो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं, कोई और दूसरा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आचार का एक मानदंड, व्यवहार की एक कसौटी, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक आगे बढ़ने का तरीका, आपने अपने भाषण में उल्लेख किया है कितना समय हम शोर शराबे में खर्च कर देते हैं, कानून तो बनते ही नहीं है। शायद सरकार सोचती है कानून बनेंगे तो उनका उल्लंघन होगा, इसलिए बनाओ ही मत। गंभीर विषय इस पर चर्चा भी नहीं होती। ये तो आपने विशेष आयोजन किया है, इसलिए हम सब लोग बैठकर सुन रहे हैं। अन्यथा जब गंभीर चर्चा का विषय आता है, सदन खाली हो जाता है, कोरम की घंटी बजती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम चर्चा चाहते थे, डिफेंस बजट पर बहस का मौका नहीं मिलता, विदेशी मंत्रालय की मांगों पर बहस का मौका नहीं मिलता। आपने समय दिया है, मुझे विश्वास है जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा, कोई निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। कितने प्रश्न हैं जो अनुत्तरित पड़े हैं, कितनी चुनौतियां हैं जो हमारा सामना कर रही हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कुछ मामलों में सबको मिलाकर चलने की जो हमारी पुरानी पद्धति है, और वही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का हमने आयात नहीं किया है, पंच परमेश्वर की पुरानी कल्पना है। शास्त्रार्थ के आधार पर फैसले होते थे, ये इस देश की विरासत है। लेकिन हमने राष्ट्रीय पंचायत को एक मछली मार्केट बना दिया है। ये स्थिति बदलना चाहिए। और अगर 4 दिन का ये विशेष अधिवेशन हमें लेखा जोखा मिलाते हुए इस परिणाम पर पहुंचाता है कि यद्यपि हमारी उपलब्धियां हैं और हम उन उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएं उससे ज्यादा हैं, जनता की आवश्यकताएं उससे भी ज्यादा हैं। और अगर हम सब मिलकर उन अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते तो आने वाला भारत हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। धन्यवाद।